Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 2 of this series, that is polarization. Okay. So in this lecture we have to discuss about the production of linearly polarized light by one method, that is reflection. Okay. तो linearly polarized light means plane polarized light. Okay. उसका हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि वो क्या रहता है एक्चुअल में, और आज उसका प्रोडक्शन देखना है कि कैसे वो एक्चुअल में जनरेट किया जाता है. ओके. सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. सो देखो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट. तो ये कैसे होता है. ओके. तो ये आज के लेक्चर का थीम है. तो देखो इसमें क्या है, लीनियरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट मे बी प्रोड्यूस फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स. तो अनपोलराइज्ड लाइट मैंने बताई थी कि लास्ट टाइम, जो हर एक इसमें वो जो वाइब्रेट होता है, ओके, उसे बोला जाता है अनपोलराइज्ड. ओके. और जो पोलराइज्ड रहेंगी वो क्या रहेगी, किसी एक डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करेगी. ओके. मतलब इस तरह से करेगी, मतलब उसमें लाइट्स होंगे ना, वो सारे लाइट्स एक ही डायरेक्शन में ऐसे, जो लाइट का बीम रहेगा वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे वो वाइब्रेट करेंगे. ओके. ऐसा, या फिर हॉरिजेंटल. ओके. सिर्फ हॉरिजेंटल ऐसे. ओके ना, इस तरह से सब हॉरिजेंटली करेंगे. ओके. इसमें क्या है, ये ऑल डायरेक्शन में एक्चुअली वाइब्रेट कर रही है. तो ये जो है एक्चुअली हो रहा है चेंजेस. ओके. ये अनपोलराइज्ड लाइट है, जहाँ पे मैं यूपीएल लिखता हूँ, मीन्स अनपोलराइज्ड लाइट. और यहाँ पे है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या फिर लीनियरली पोलराइज्ड भी बोला जाता है इसे. ओके. तो हमें ये कन्वर्जन करना है. ओके. तो ये कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास जो 5 मेथड्स है. 5 मेथड्स कौन कौन से है. फर्स्ट है रिफ्लेक्शन. ओके. बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन, जो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं. देन रिफ्रैक्शन है, देन स्कैटरिंग है, देन सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, एंड द लास्ट वन इज डबल रिफ्रैक्शन मेथड. ओके. तो इसका फर्स्ट मेथड जो है वो लीनियरली पोलराइज्ड जो लाइट है हम प्रोड्यूस करेंगे बाय यूजिंग द रिफ्लेक्शन. तो ये रिफ्लेक्शन से कैसे बनता है, ओके, वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे. उसमें एक्चुअली क्या रहता है कि ब्रूस्टर्स लॉ आपको यहाँ पे मिलेगा. ओके. जो आपने 12th में भी स्टडी किया होगा ब्रूस्टर्स लॉ, तो वो ब्रूस्टर्स लॉ ही एक्चुअली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिफ्लेक्शन वाली मेथड में. तो ये आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक ही स्टडी करेंगे, बाकी के ये जो है वो सब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे. 2, 3, 4, 5 जो मेथड्स है वो सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि ये मेथड एक्चुअली में कैसे काम कर रही है. ओके. तो देखो क्या है, पहले तो देखो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन तो हमें मालूम है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस क्या रहती है. ओके. एक हम अगर ये सरफेस है, सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट करते हैं हम ऐसे, ओके, जैसे ही वो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगी किसी एक पॉइंट पे, एंड देन वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके. मतलब सेम मीडियम में वो वापस जाएगी. ओके. तो ये एक्चुअली जो बनता है, ओके, एंगल, ये क्या रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा. और ये बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा. और अगर वो इसके अंदर से चली गई, कुछ लाइट इसके अंदर से भी चली गई, मतलब मीडियम को ट्रांसमिट करके चली गई, तो उसे बोला जाता है एंगल, ये रिफ्रैक्शन होता है. ओके. और जो एंगल बनेगा वो नॉर्मल के साथ, उसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके. इस तरह से. तो अभी क्या है, नेक्स्ट देखते हैं. देखो, द फिनोमिनन ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच इंजीनियर एंड साइंटिस्ट E.L. मालूस इन 1808. ओके. तो क्या बोला है, देखो, जो फिनोमिनन है पोलराइजेशन का, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, तो ये किसने फर्स्टली डिस्कवर्ड किया था, एक फ्रेंच इंजीनियर था. ओके. और एंड साइंटिस्ट ऑल्सो. ओके. नाम है E.L. मालूस. ओके. इसके नाम के ऊपर भी एक लॉ है, E.L. मालूस लॉ करके, वो हम आगे स्टडी करेंगे. ओके. तो उसने 1808 में एक्चुअली पोलराइजेशन का जो फिनोमिनन है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था. ही वॉज ऑल्सो कैप्टन इन द आर्मी ऑफ नेपोलियन. नेपोलियन की आर्मी का वो कैप्टन भी था. ओके. ये भी है उसकी हिस्ट्री. देखो मेन पॉइंट पे आते हैं, वो क्या है, देखो एक्चुअली चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे. वेन ऑर्डिनरी लाइट मीन्स ऐसी लाइट की जिसमें एक्चुअली हर जगह पे वाइब्रेशन हो रहे हैं, ऐसी लाइट. ओके. उसी को अनपोलराइज्ड लाइट भी बोल सकते हैं. ऑर्डिनरी लाइट जो है वो जब रिफ्लेक्ट होती है प्लेन शीट ऑफ ग्लास पे. ओके. ग्लास का एक शीट, मतलब शीट मतलब ऐसा
एक प्लेन कंसीडर करो, ओके। उसके ऊपर वो अगर जो ऑर्डिनरी लाइट है वो उस पे पहले इंसिडेंट होती है और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ओके। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है क्या बोला है, प्लेन पोलराइज्ड रहेगी। मतलब ये अगर ग्लास का शीट है, क्या इसके ऊपर अगर लाइट पहले रिफ्लेक्ट कर दे, ओके, और मैं ऐसा कंसिडर करूँ यहाँ पे कि ये ऐसा है, और इसके ऊपर अगर लाइट को मैं इंसिडेंट करता हूँ और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वहाँ पे चली जाती है, यहाँ पे, ओके। तो क्या बोला है, ये जो लाइट है यहाँ पे ये प्लेन पोलराइज्ड है। प्लेन पोलराइज्ड रहेगा मतलब क्या, एक तो परपेंडिकुलर रहेंगे, यहाँ पे पैरेलल रहते हैं, ओके। सो जो एंगल बनेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे पोलराइजिंग एंगल बनेगा, ये जो रिफ्लेक्शन का एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी को बोला जाता है पोलराइजिंग एंगल भी बोला जाता है, ओके। तो ये कितना रहेगा देखो, सो क्या बोला है देखो, बाय प्लेन पोलराइज्ड इज मीन दैट ऑल द लाइट इज वाइब्रेटिंग पैरेलल टू अ प्लेन थ्रू द एक्सिस ऑफ बीम। मतलब क्या बोला है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसमें क्या रहेगा, जो लाइट्स रहेंगे वो पैरेलल टू बीम रहेंगे, ओके। मीन्स इस तरह से आप शो कर सकते हो, जो पैरेलल है, ये क्या हो रहा है, प्लेन से पैरेलल है, इसलिए मैं ऐसे शो करता हूँ, ओके। रिफ्लेक्टेड लाइट का ही मैंने बताया, ओके, इस तरह से। इसका मैं एक्चुअल विजुअलाइजेशन आपको करवाऊंगा, आगे देखेंगे हम, ओके ना। मेन डायग्राम में देखो क्या है, द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन वेरीज विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 एंड एट ओनली वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल। तो एक पर्टिकुलर एक एंगल है पोलराइजिंग एंगल 57.5 डिग्री, ओके। उस एंगल से वो रिफ्लेक्ट होंगे और वो क्या रहेंगे, प्लेन पोलराइज, वहाँ पे हमें रे मिलेगी, ओके, लाइट मिलेगी। एंड कैन बी डिटेक्टेड बाय रोटेटिंग पोलराइज्ड, ओके। पोलराइड एक मटेरियल है, ओके, जो एक्चुअली डिटेक्ट करता है पोलराइजेशन को, ओके। तो वो उससे डिटेक्ट होगा। द वाइब्रेशन ऑफ द इंसिडेंट लाइट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। जो वाइब्रेशन हो रहे हैं इंसिडेंट लाइट के, उसमें दो कंपोनेंट है। उसमें एक पैरेलल टू द ग्लास सरफेस वाला कंपोनेंट है और दूसरा है परपेंडिकुलर टू द ग्लास सरफेस वाला है, ओके। और प्लेन पोलराइज्ड में कोई एक ही रहेगा, लेकिन ये अनपोलराइज्ड में दो कंपोनेंट रहते हैं। तो देखो इस तरह से, देखो ये अनपोलराइज दिखा है, एक्चुअली इसमें तो बहुत सारे कंपोनेंट हो गए कि जो पैरेलल वाले भी दिखाए और परपेंडिकुलर वाले भी दिखाए, ओके। और जब ये रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पार्शियली पोलराइज्ड पहले दिखा है, ओके। जो फर्स्ट पार्ट में ये दिखाया कि पार्शियली पोलराइज्ड हुआ था, ओके। और यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे इज पार्शियली पोलराइज्ड, यहाँ पे हुआ। देखो रिफ्लेक्टेड में भी पहला पार्शियली पोलराइज ही हुआ एक एंगल पे, जब हमने अनपोलराइज लाइट ऐसा भेजा था, ओके, जो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। तो इसमें कुछ तो हमें मिल गए पोलराइज्ड, लेकिन कुछ पार्शियली था, मतलब कंप्लीट पोलराइज नहीं हुआ था, ओके, क्योंकि इसमें पैरेलल कंपोनेंट भी थे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी दिखाए गए, ओके, इस यहाँ पे। और सेम यहाँ पे रिफ्लेक्टेड में भी ऐसा ही मिला था। देन हमने क्या किया कि अनपोलराइज लाइट है, उसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट कंसिडर किए। उसमें सिर्फ हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर ऐसे दो कंपोनेंट कंसिडर किए, और उसे जब हमने इंसिडेंट किया इस एंगल पे, तो एक पर्टिकुलर एंगल बना यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल थीटा पी, ओके, यहाँ पे एंगल में। और क्या होता है वहाँ पे हमें जो मिले एक्चुअली, तो ये देखो क्या है, ये सिर्फ परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और ये पैरेलल टू द प्लेन, ओके, ऐसा होगा। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर है पूरा, ओके। तो पोलराइज है, कम्प्लीटली पोलराइज, ये जो मिला है वो कम्प्लीटली पोलराइज हुआ है, ओके। और ये अभी भी पार्शियली पोलराइज ही रहेगा। तो ये जो है इसी को बोला जाता है एक्चुअली पोलराइज्ड लाइट रे, कम्प्लीटली पोलराइज्ड लाइट है वो, ओके। और जो एंगल बनेगा उससे क्या बोला जाता है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा पी रहता है, ओके, उससे बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, ओके, थीटा पी। पोलराइजिंग एंगल थीटा पी। नेक्स्ट देखते हैं। और जो थीटा 2 नीचे दिखा है वो एक्चुअली क्या है, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ओके ना। ग्लास मीडियम में एक्चुअली इंसिडेंट किया जाता है। मतलब क्या रहता है कि अगर आप रेयर से डेंसर में जाते हो तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा टूवर्ड्स नॉर्मल जाता है वो कभी भी। अभी नेक्स्ट देखते हैं। इसमें का आपको समझ गया होगा, ठीक है ना, यही जो है, तो इसे ही ब्रिस्टल्स लॉ बोला गया था कि जो एक इसमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीट क्या रहती है कि पोलराइज हो जाती है वो, ओके। इसी को एक्चुअली बोला जाता है ब्रिस्टल्स लॉ, ओके। इसका एक्चुअली स्टेटमेंट है वो जो हम आगे देखेंगे क्या होता है।
देखते हैं देखो। तो इसमें क्या बोला है देखो, लाइट ड्यू टू द कंपोनेंट्स पैरेलल टू द ग्लास सरफेस इज रिफ्लेक्टेड ऑन द अदर हैंड। देखो जो पैरेलल कंपोनेंट्स थे ग्लास सरफेस को, वो एक्चुअली क्या कर गए कि रिफ्लेक्ट कर गए। ओके, ऑन द अदर हैंड लाइट ड्यू टू कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द ग्लास सरफेस इज ट्रांसमिटेड। ओके, तो ग्लास सरफेस को, ग्लास सरफेस कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा ना पूरे साइड, ऐसा साइड, ऐसा ये साइड में भी रहेगा। तो इसको पैरेलल है ये कंपोनेंट्स। ओके, ऐसे, ओके, इसको पैरेलल है, ये ऊपर के जो लिखा है वो सब पैरेलल है उसको, और ये सब जो है ये परपेंडिकुलर हो गए उस सरफेस को। ठीक है, तो क्या पैरेलल कंपोनेंट एक्चुअली रिफ्लेक्टेड हो गए, और दूसरे साइड क्या बताया कि लाइट ड्यू टू कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द ग्लास सरफेस इज ट्रांसमिटेड, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो एक्चुअली क्या कर गए, ट्रांसमिट कर गए। ओके, ट्रांसमिट कर गए मीन्स वो रिफ्रैक्शन में चले गए। ओके, एज अ रिजल्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय ग्लास इज प्लेन पोलराइज्ड। इसलिए क्या हुआ, जो रिफ्लेक्टेड ग्लास थी ना वो एक्चुअली क्या थी, प्लेन पोलराइज्ड बन गई। ओके, कंप्लीट, जो रिफ्लेक्टेड ग्लास थी वो प्लेन पोलराइज्ड यहाँ पे बन गई है। ओके, क्योंकि क्या हो गया, जो पैरेलल थे ग्लास सरफेस थे वो तो रिफ्लेक्ट हो गए, और जो परपेंडिकुलर थे वो वहाँ पे ट्रांसमिट कर गए। ट्रांसमिट गए मतलब इसके अंदर चले गए, ठीक है ना। तो इसलिए वो यहाँ पे तो पार्शियली पोलराइज क्रिएट कर गया, और यहाँ पे वो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज यहाँ पे बना दिया उसने। देन क्या बोला है कि सिमिलर काइंड ऑफ पोलराइजेशन टेक्स प्लेस ऑल्सो व्हेन द सनलाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वाटर सरफेस। अब मतलब इसी तरह से हमें पोलराइजेशन हमें देखने को मिलता है जब सनलाइट एक्चुअली रिफ्लेक्ट होता है वाटर सरफेस से। ओके, द रिफ्लेक्टेड रे इज फाउंड टू बी ऑलमोस्ट पोलराइज्ड, ऑफ कोर्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लोजेस्ट टू द पोलराइजिंग एंगल। तो जो रिफ्लेक्ट होके जो लाइट आती है वो एक्चुअली पोलराइज्ड लाइट रहती है। ओके, मतलब उसमें सिर्फ एक ही तरह के कंपोनेंट रहेगी, वो किसी एक डायरेक्शन में ही वाइब्रेट होती होगी। ओके, इस तरह से the polarization of light by reflection at the surface of different media was also investigated by the Scottish physicist David Brewster in 1811. He was professor of physics at St Andrew University. Okay, सब है। तो उसने एक्चुअली क्या बनाया था, और ना, एंड ही इन्वेंटेड द कैलिडोस्कोप। ओके, तो यहाँ पे लिखा है ना मैंने कैलिडोस्कोप, वो उसने इन्वेंट किया था एक्चुअली। ओके, तो क्या वैसा क्या था तो ये डेविड ब्रूस्टर नेम ऑफ द साइंटिस्ट है जिसने ब्रूस्टर लॉ बनाया था। तो ये उसने एक्चुअली इस पे इन्वेस्टिगेशन किया पोलराइजेशन पे। ओके, और उसने ही एक्चुअली ये भी किया हुआ है कि उसने कैलिडोस्कोप का भी इन्वेंशन ये किया था। तो कैलिडोस्कोप कैसे किया था, देखो इन्वेंशन इसको बोला जाता है कैलिडोस्कोप। ओके, एक्चुअली ये आपको ज़रूरत नहीं है, बट समझ लो कि ये कैसे रहता है। ये क्या ऐसा ट्रायंगुलर रहता है। ओके, यहाँ से आप अंदर देखोगे तो आपको सिर्फ हमने ये 4 ही ब्रोकन पीसेस यहाँ पे ऐड किए इसके अंदर, बट वो जब आप देखोगे ना तभी आपको इस तरह से पैटर्न उसमें दिखेगा। ओके, 4 पीसेस का ऐसा ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है हर जगह पे। ओके, क्यों, अंदर मिरर्स रखे हुए, यहाँ पे भी मिरर्स लगाए रहते हैं और यहाँ पे भी मिरर्स, तो एक दूसरे का इमेज वो वहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। ओके, इस तरह से, इसी को बोला जाता है कैलिडोस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये एक्चुअली विजुअलाइजेशन, मैंने बोला था ना विजुअलाइजेशन आपको दिखाऊंगा कि पोलराइज्ड लाइट एक्चुअली कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, तो देखो इसमें आप देख सकते हो कि अनपोलराइज्ड लाइट है, मतलब ये हर एक डायरेक्शन में एक्चुअली वाइब्रेट हो रही है। ओके ना, हमने देखा था कि वाइब्रेशंस ऐसे सर्कुलर फॉर्म में वो शो करती है। ओके ना, मीन्स ऐसे कर्विकल फॉर्म में। देन ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे भी जा रहा है तो, लेकिन इतना परफेक्टली नहीं आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोला है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट यहाँ पे बोला है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो सिंगल एक ही डायरेक्शन में एक्चुअली ये वाइब्रेट हो रहे हैं। ओके ना, एक ही डायरेक्शन दिखा रहा है ना, ये इस तरह से एक डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में। तो ये क्या हो रहा है कि लीनियरली हो रहा है, मतलब किसी एक डायरेक्शन में सब वाइब्रेट हो रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया है। देखो एक लाइन भी दिखाई जो एक ही डायरेक्शन को शो कर रही है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लीनियर पोलराइज्ड लाइट, रिफ्लेक्टेड लीनियर पोलराइज्ड लाइट होता है। ओके, तो ये एक्चुअली विजुअलाइजेशन है ब्रूस्टर्स लॉ का। ओके, इसमें आपको पता चल ही जाएगा सीधा। और ये जो बीच में एंगल क्रिएट होगा, देखो ये अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, देखो मैं यहाँ से अगर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो देखो ये जो एंगल बनेगा, ये तो θ2 लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा बन जाएगा रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
ये हमारे थीटा आई हो जाएगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये हमारा बन जाएगा थीटा पी जो एंगल ऑफ पोलराइजिंग एंगल है। ओके, और ये भी चीज़ है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है मीन्स रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ओके, ये 90 डिग्री भी रहता है। ओके, तो आप इससे एक चीज़ भी समझ सकते हो कि ये 90 डिग्री है और ये दोनों के बीच का जो एंगल है, ये देखो थीटा पी से लेके थीटा टू तक ये पूरा 180 है। अगर ये 90 डिग्री निकाल देता हो तो ये पूरा कितना बनेगा, 180 बन जाएगा। मीन्स थीटा टू प्लस थीटा पी इक्वल टू 180 90 बन जाएगा। ओके ना, तो इसलिए हम वहाँ पे थीटा टू की वैल्यू लिख सकते हैं थीटा पी माइनस वो 90, थीटा पी माइनस π/2 भी बोल सकते हैं उसको। ओके, ये हम आगे यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो मैंने अभी बता दिया लेकिन आगे भी बता दूंगा, ठीक है ना। ये चीज़ ये निकाल देता हूँ, मीन्स आपको थोड़ा और दिखने में मस्त दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसने अब ब्रूस्टर ने क्या किया था, ही एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट द ऑर्डिनरी लाइट। सो देखो क्या है, ब्रूस्टर ने क्या जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसे क्या मिला था, देखो कि जो ऑर्डिनरी लाइट है हमारी, ओके, जो एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम से एक किसी पर्टिकुलर एंगल पे, जो एंगल एक्चुअली होता है हमारा एंगल ऑफ पोलराइजेशन जो थीटा पी से हमने दिखाया था, तो वो जो लाइट रहती है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड रहती है। ये हमें ये ब्रूस्टर्स को मिला। देन ही फाउंड दैट द पोलराइजिंग एंगल डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। उससे ये भी मालूम यहाँ पे पता चला कि जो पोलराइजिंग एंगल है वो एक्चुअली रिफ्रैक्टिव मीडियम पे वो डिपेंड करता है। ओके, ये भी मिला उसे, तो ये हम आगे प्रूव करेंगे। एंड ही देन उसने एक प्रूव किया, ही प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ पोलराइजेशन न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मतलब जो tan थीटा पी रहता है वो एक्चुअली इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, ओके, मीडियम का। तो ये एक्चुअली हम आगे प्रूव करेंगे। ओके, ये हम डेरिवेशन की तरह हमने मैथमेटिकली दिखाएंगे उसको। ऑल्सो द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्या बोला कि फिगर रिप्रेजेंट्स एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ए बी इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। हमने देखा तो ए बी जो था वो हमारा इंसिडेंट रे था, वो इंसिडेंट होता है हैविंग डिफरेंट डायइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडिया। ओके, दोनों भी मीडियम का डायइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी अलग अलग है। ओके, एंड बिलो द सरफेस ऑन विच द लाइट इज इंसिडेंट। ओके, अबो एंड बिलो द सरफेस दोनों भी जगह पे डायइलेक्ट्रिक परमिटिविटी अलग है। द इलेक्ट्रिक वेक्टर ई ऑफ द रे ए बी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ई, ओके, ए बी का, वो एक्चुअली उसमें दो कंपोनेंट्स रहते हैं। एक है परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स, जो हम डॉट्स से दिखाएंगे, एंड जो है नेक्स्ट है एंड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट, और वो जो इंसिडेंट प्लेन है उसको भी परपेंडिकुलर रहता है और वो एस कंपोनेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो पैरेलल कंपोनेंट रहता है वो एक्चुअली हम एरो से दिखाते हैं। ओके, जो परपेंडिकुलर रहता है उसको कैसे दिखाएंगे हम, ऐसे दिखाया है। देखो डायग्राम में जहाँ पे आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, जो हमने पहले डायग्राम दिखा, देखो यहाँ पे, ओके, ये वाला, ओके, इसमें जो डॉट दिखाई दे रहे हैं ना ये एक्चुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ओके, और जो पैरेलल कंपोनेंट जो रहेंगे वो सिर्फ ऐसी लाइंस दिया गया है। ओके, और यहाँ पे दोनों साइड पे एरोज रही है। ओके, जो एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। ओके, उसे पी कंपोनेंट बोला जाएगा। जो पैरेलल है वो पी कंपोनेंट, जो परपेंडिकुलर है उसको एस कंपोनेंट रहते हैं। तो क्या है, फॉर अनपोलराइज्ड लाइट बोथ कंपोनेंट्स हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो अनपोलराइज्ड लाइट के लिए दोनों पी कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड सेम होती है, बट व्हेन इंसिडेंट ऑन द सरफेस दे आर रिफ्लेक्टेड टू डिफरेंट एक्सटेंट। बट जब वो इंसिडेंट होते हैं जैसे ही सरफेस पे, उनका जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो जाता है। ओके, कि मतलब कोई ज़्यादा है कोई कम है, ऐसे तो पहले सेम रहता था लेकिन अभी सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट था तो उसमें सेम मैग्नीट्यूड थी, बट जैसे ही इंसिडेंट हो गए अभी क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड जो मिलेगा उसमें डिफरेंट एक्सटेंट रहेगा। ओके ना, अमाउंट उसका अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, देखो जो ए फिगर है उसमें क्या है, देखो को क्या बताया कि रिफ्लेक्टेड रे इज पार्शियली पोलराइज्ड एज इट हैज़ अ प्रीडोमिनेंस ऑफ एस कंपोनेंट। तो क्या हुआ, अनपोलराइज्ड लाइट में पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें कुछ अमाउंट में एस कंपोनेंट भी थे, मतलब कुछ भी डॉटेड भी दिखाया गया है। देखो डॉटेड भी दिखाया और ऐसे पैरेलल वाला भी दिखाया, मतलब दोनों भी है। ओके, बट एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरिड, जैसे जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी किया तो हमें एक डिग्री ऑफ पोलराइजेशन मिल गया। ओके,
तो हमारा डिग्री ऑफ पोलराइजेशन जो था, जहाँ पे एक्चुअली हमें पोलराइजेशन मिलेगा, वो भी वेरी हो रहा था वहाँ पे कुछ टाइम पे बाद, मतलब एट वन पर्टिकुलर एंगल, ओके ना, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर पी कंपोनेंट रिड्यूसेस टू 0। लेकिन क्या हुआ, किसी एक एंगल पे जो पैरेलल कंपोनेंट था पूरी तरह से कैंसिल हो गया, तो पैरेलल निकल गया, मतलब सिर्फ डॉटेड मिलेगा, अभी एस कंपोनेंट मिलेगा। तो फिर क्या हुआ, जो रिफ्लेक्टेड लाइट था उसमें सिर्फ एस कंपोनेंट बचा अभी, तो हमें ऐसा लाइन मिल गया, ओके सेकंड में। तो देखो सर द रिफ्लेक्टेड रे हैज़ ओनली एस कंपोनेंट, मतलब क्या, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसमें सिर्फ, हेंस द रिफ्लेक्टेड रे इज टोटली लीनियरली पोलराइज्ड। इसलिए हम बोलते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे मिलती है वो पूरी तरह से लीनियरली पोलराइज्ड रहती है, ओके। इफ़ थीटा आई इक्वल टू थीटा पी, मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो एक्चुअली पोलराइजिंग एंगल के इक्वल है। दिस रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो पोलराइजिंग एंगल है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन उसके साथ इक्वल है, ओके। और ये भी बोला है कि थीटा टू रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे देखा, देखो थीटा टू जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहाँ पे, ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए रिफ्रैक्टेड रे बी डी, ओके, रिफ्रैक्टेड रे था बी डी, उसका थीटा टू है, ओके। देन अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ ने क्या बताया था कि साइन आई अपॉन साइन आर रहता था ना, और n2 बाई n1, ओके। ये एक्चुअली कैसा बनता था, हमारा μ2 बनता था, μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा रहेगा क्या। तो ये क्या वैसा बनेगा, तो इक्वल टू n2 बाई n1। तो n2 क्या रहता था, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी मीडियम, मतलब मीडियम हमने ग्लास लिया है अभी, ओके, एंड मतलब रिफ्रैक्टिव मीडियम रहेगा वो। और n1 जो है वो क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी n1 इज द सराउंडिंग मीडियम मतलब एयर रहेगा वो एक्चुअली, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, साइन थीटा आई बाई साइन आर, मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर हम लोग लिखते थे, मतलब इंसिडेंट एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल, ओके। तो रिफ्रैक्टिव एंगल है हमारा अभी थीटा टू, इसलिए हम लोग लिखा है साइन थीटा आई इक्वल टू साइन थीटा टू, ऐसा डिवाइड बाई थीटा टू, ओके, साइन थीटा आई डिवाइड बाई साइन थीटा टू, ओके। इक्वल टू क्या बनेगा, अभी थीटा आई जो है वो एक्चुअली हमारा थीटा पी से इक्वल है, मतलब जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी है, क्योंकि क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज होती है और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का भी सेम एंगल रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम साइन थीटा आई की जगह पे साइन थीटा पी भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय साइन थीटा टू लिख दिया अभी, ओके। अब यहाँ पे हमें वैल्यू यूज़ कर रही है थीटा टू की जगह पे, ओके। यहाँ पे हमें ये तो मालूम है n2 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस, मतलब जो है हमारा जो ग्लास का हमने लिया था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है हमारा n2, एंड n1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, और जो n1 है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग मीडियम का, ओके। म्यू जो हमें यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, ओके ना। ये स्नेल्स लॉ जो जनरली हम लिखते हैं उसके फॉर्म में लिखा था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ब्यूस्टर्स लॉ, हमने ब्यूस्टर्स लॉ से हमें क्या पता चल रहा है कि एक्चुअली बी सी परपेंडिकुलर बी डी है, ओके। तो देखो जो बी सी है, ब्यूस्टर्स लॉ में क्या रहता है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से इक्वल रहेगा, ओके। तो क्या जो रिफ्लेक्टेड एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल है वो ब्यूस्टर्स लॉ ने बताया था कि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री में होंगे, ओके। दोनों अगर 90 डिग्री में है तो इनका जो बचा हुआ एंगल है, मीन्स ये वाला एंगल, ऐसा बड़ा वाला एंगल जो बन रहा है एक्चुअली वो क्या है, यहाँ पे थीटा आर है, वहाँ पे थीटा पी है, ओके। सिर्फ यही बचे, तो क्या हो गया, थीटा आर प्लस थीटा पी प्लस क्या हो गया, ये दोनों मिला के कितना 90 डिग्री हो गया, और इक्वल टू क्या बनेगा, 180 डिग्री बन जाएगा। ये पूरा सिंगल लाइन है ना, तो 180 बन गया, तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, ये 90 बन जाएगा। सो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा आर और थीटा पी उसका इक्वल वैल्यू कितना बन जाएगा, 90 मतलब कितना रहता है, π/2। 90 को हम रेडियन में लिखेंगे तो π/2 बनेगा। तो इसी चीज़ को मैं अगर थीटा आर जो है, थीटा आर को थीटा टू लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये थीटा टू है ना, हमारे जो इसमें डेरिवेशन में हम थीटा टू यूज़ किया था आर की जगह पे। तो थीटा टू को मैं कैसे लिखता हूँ, थीटा टू इक्वल टू थीटा पी 90 माइनस थीटा पी, ओके, ऐसा। तो मतलब π/2 माइनस थीटा पी, मतलब इधर लिखा है देखो मैंने, थीटा टू इक्वल टू π/2 माइनस थीटा पी, ऐसा है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखो, ये मैंने कैसे किया याद रखो, ठीक है ना। ये पूरा 90 डिग्री 180 डिग्री एंगल है, तो 180 में से अगर ये 90 निकाल देता हो तो कितना बचेगा, 90, मतलब 90 किसका वैल्यू है, ये रिफ्रैक्टिव एंगल
और जो पोलराइजिंग एंगल है इन दोनों का कंबाइन में वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, मीन्स θ2 प्लस θp इक्वल टू कितना बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री अभी क्या है, इसको हम अगर माइनस करते, ओके, ये वैल्यू अगर पुट करते इस जगह पे, ओके, ये θ2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ मैं sin θ2 की जगह पे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा देखो n2/n1 ऐसे ही है जैसे लिखा वैसा है, और जो साइन का जो है एंगल, ओके, साइन थीटा भी ऊपर का ऐसा ही, नीचे का जो है वहाँ पे खाली चेंज किया साइन ऑफ π/2 माइनस θp, ओके। तो अभी क्या है, साइन का एंगल अगर π/2 माइनस θp अगर हम करते, कभी भी π/2 आया, ओके ना, मीन्स क्या है, तो क्या बनेगा वहाँ पे हमें फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या बनेगा, कॉस π/2 माइनस थीटा कितना होता है एक्चुअली, वो होता नहीं, साइन π/2 माइनस थीटा वो होता है कॉस थीटा, ओके। उसी तरह से अगर साइन π/2 माइनस थीटा पी होगा तो उसका आंसर होगा कॉस थीटा पी। तो इसका एक्चुअली आंसर क्या बनेगा, कॉस थीटा पी होता है, ठीक है ना, ये याद रखो आप, कॉस थीटा पी, ओके। इसका एंगल कॉस थीटा पी बनेगा, और ये कॉस साइन अपॉन कॉस ये कितना बन जाएगा टेन, ओके, टेन थीटा पी इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखो, टेन थीटा पी बन रहा है। तो अभी क्या n2/n1 है इक्वल टू थीटा पी, तो इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थीटा पी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो थीटा पी इक्वल टू मैं टेन को उधर भेजूंगा तो बनेगा टेन इनवर्स ऑफ n2/n1 बन जाएगा, ओके। तो ये चीज़ हो जाएगी। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, n2 इक्वल टू टेन थीटा पी भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि n1 की वैल्यू 1 लिखते हैं हम, ओके। n1 मतलब क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मोस्टली 1 होता है, ओके, इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो इसलिए n2 इक्वल टू टेन थीटा पी बनेगा। तो n2 यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो वही हो गया जो हमारा पोलराइजेशन का जो डेफिनेशन था वही बन गया ये ब्यूस्टर्स लॉ। यही था कि टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल दैट इज थीटा पी इज नियरली इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ओके। ये एक्चुअली डेफिनेशन था, तो वो यहाँ पे प्रूव हो रहा है। देन नेक्स्ट देखो क्या है, थस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ पोलराइजेशन इट सेटिस्फाइज ब्यूस्टर लॉ, जो हमने अभी देखा कि जो एंगल दोनों अगर सेम है कि इंसिडेंस और पोलराइजेशन एंगल, तो ब्यूस्टर्स लॉ फॉलो करता है, एंड देन पी कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड एट ऑल, ओके। उसमें रिफ्लेक्टेड रे में सिर्फ एस कंपोनेंट थे, मीन्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे। ऑन द अदर एंड रिफ्रैक्टेड रे इज पार्शियली पोलराइज्ड, और जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो तो पार्शियली पोलराइज्ड थी। एंड जो द एक्सप्रेशन फॉर ब्रूस्टर्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज, जो दो एक्सप्रेशन है ब्रूस्टर्स लॉ, तो वो कैसे हम लोग बोल सकते हैं उसको, द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम एट विच पार्शियल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, ओके। तो क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जिसमें पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसके साथ हमारा जो पोलराइजिंग एंगल है, ओके, टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल मीन्स टेन है, वो इक्वल है, ओके ना, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जो हमने अभी लिखा ना उसी को ये सिर्फ वर्डिंग फॉर्म में लिखा है, टेन टू टेन थीटा पी, ये हमारा एक्चुअली ये ब्रूस्टर्स एंगल, ब्रूस्टर्स लॉ है, ओके ना, इसको एक्चुअली उसमें लिखा हुआ है वर्डिंग में। नेक्स्ट क्या पॉइंट है देखो, ये हो गया, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनी एंगल अदर देन पोलराइजिंग एंगल इज पार्शियली पोलराइज। तो क्या है, लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है किसी और एंगल पे जो एक्चुअली पोलराइजिंग एंगल के अलग है, ओके, उसको पार्शियली पोलराइज्ड बोलते हैं, ओके। सिर्फ पोलराइजिंग एंगल पे ही वो एक परफेक्टली प्लेन पोलराइज्ड बनेगा, ओके। द एंगल ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो एंगल ऑफ जो पोलराइजेशन है हमने डेफिनेशन पता चलता है वो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही डिपेंड करता है, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी टूडेज लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स, ओके। जो नेक्स्ट मेथड से वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कैसे उससे हम जनरेट कर सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड वेव। सो थैंक यू।
very much.